हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी मैथ चैनल में। रीट 2025 रीट मैन 2025 के लिए हम क्लास लेके आए हैं। आप सबको पता है कि अपना एग्ज़ाम है वो जनवरी माह में है, तो काफ़ी कम समय बचा है। तो हम प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला और प्रश्न उत्तर के साथ ही प्रश्नों की व्याख्या भी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज का अपना टॉपिक है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु। पहला प्रश्न है, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या फिर कोई नहीं। तो परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने दिया। किसने दिया? थॉमसन ने। इसके अलावा डाल्टन का नाम कहाँ पे आता है? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत। प्रश्न आ जाए, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। क्या सिद्धांत था? कि जो प्रत्येक जो एलिमेंट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उनको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, ये बात बताई थी डाल्टन ने। सीधा प्रश्न आएगा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। इसके बाद आता है रदरफोर्ड का अपने को पता है कि उन्होंने सवर्ण जो प्लेट थी उस पर अल्फा किरणों की बौछार की थी। तो ये रदरफोर्ड है, वो रदरफोर्ड है ये। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 2। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस क्रम में निर्मित थी? किस क्रम में निर्मित थी? मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस क्रम में निर्मित थी? ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन सी परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी। और प्रश्न आता है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीफ को। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीफ को जाता है। और जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उस टाइम तक केवल 56 ही तत्व ज्ञात थे। सिर्फ 56 तत्व ही ज्ञात थे उस समय। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा कितने तत्व ज्ञात थे, लेकिन ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीफ को जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। ये सभी प्रश्न आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। वर्तमान में जो अपने आवर्त सारणी देखते हैं जिसमें 118, जिसमें कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वो किसने दी थी? ऑप्शन ए हेनरी मोजले, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी विक्टर या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले, यानी आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई थी और उस मोजले ने मौज में बना दी थी। मोजले ने मौज में आधुनिक आवर्त सारणी बना दी थी। ऐसे थोड़ा दिमाग में फीड कर सकते हैं आप। हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, हेनरी मोजले ने। ये जो आवर्त सारणी है इसमें कितने आवर्त हैं? आवर्त की संख्या कितनी है इसमें? इसमें आवर्त आप बताइए, आवर्त की संख्या कितनी है? और इसमें जो है वर्गों की संख्या कितनी है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं और इसमें 18 वर्ग हैं। ठीक है, 7 आवर्त हैं और इसमें 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह रही अपने पास वह आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने दी थी, जो वर्तमान आवर्त सारणी है। ठीक है, तो उसमें ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या हो गए? ये 7 आवर्त हो गए। ठीक है, ये 7 आवर्त हो गए और ये हो गए वर्ग 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? वर्ग है। कितने तक? 18, यानी इसमें आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग है, इनको वर्ग बोलते हैं और ये आवर्त हो गई। ठीक है, ये जो है, ये जो 2 वर्ग हैं इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये कौन सी धातु है? क्षारीय मृदा। ये है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा।
क्षारीय मृदा धातु हैं ये, ठीक है। ऊपर वाला हाइड्रोजन गैस है, और इनके अलावा ये जो नीचे वाले हैं सब क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो एलिमेंट है। उसके बाद अपने देखते हैं एकमात्र प्रश्न, अगर प्रश्न आ जाए कि वह धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है तो वो होती है गैलियम। प्रश्न आया था पीछे पशु परिचर में प्रश्न आया था, सीधा एनसीईआरटी में से है कि वह धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है तो उसका उत्तर क्या होगा, गैलियम। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मरकरी कर दिया था, जबकि मरकरी है, ये रही मरकरी। मरकरी को हथेली पर रखने पर नहीं पिघलता है, मरकरी हमेशा ही पिघली हुई फॉर्म में रहती है, जबकि गैलियम को रूम टेम्परेचर बोल दो या हथेली पर रखने पर बोल दो, उसके बाद पिघलेगी गैलियम। लेकिन मरकरी है वो हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं वापस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु जो ऊर्जा चाहिए उसे कहते हैं, ऑप्शन ए आयनन एंथैल्पी, ऑप्शन बी आयनन विभव, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। ये प्रश्न सीधा आरबीएससी की बुक से लिया गया है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कोई एलिमेंट है, ये उसका नाभिक हो गया, ये उसका नाभिक है, और ये एलिमेंट है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये एक परमाणु हो गया, गैसीय परमाणु है ये। गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने तो, यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपने इससे बाहर निकालने के लिए, इस एटम से, इसके आकर्षण से बाहर निकालने के लिए इसको बाहर से जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ए एंड बी बोथ, यानी या तो इसे आयनन एंथैल्पी बोल दो या आयनन विभव बोल दो, एक ही बात है। यानी किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी इसे बाहर निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ये आरबीएससी की बुक में है, आपके एग्जाम में आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? आपको बताना है आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। कारण समझते हैं क्यों फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणी तत्व। ये इसका कारण है इसका छोटा आकार, इसका छोटा आकार। तो छोटे आकार से क्या होगा, जैसे एक एलिमेंट ये है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये छोटा एलिमेंट है ये वाला, और एक बड़ा एलिमेंट है, जैसे ये मान लेते हैं, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक है, ये नाभिक इस पर बल लगाएगा, ये दूर है तो इस पर ये कम बल लगा पाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बिल्कुल नज़दीक है, तो ये नाभिक इसको पूरी तरह से बाउंड कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से खींचेगा अपनी तरफ वो उतना ही विद्युत ऋणी होगा। अतः फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है तो वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ बहुत प्रबलता से खींचता है, तो इसी कारण ये विद्युत ऋणी होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है उनमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 6। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तत्वों का प्रथम जो आवर्ती वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अपने बोलते हैं ना मेंडलीफ की आवर्त सारणी, सबसे पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दी थी, वही है, लैंग्वेज का फर्क है। और प्रश्न आ जाए कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके जनक कौन से, तो वो हैं हेनरी मोजले। प्रश्न संख्या 7। वंडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा होती है, क्या होती है? छोटी होती है, ऑप्शन बी बड़ी होती है, ऑप्शन सी समान होती है। तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा, ये आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है तो इसको अपने को देखना पड़ेगा। वंडरवाल त्रिज्या क्या होती है? जैसे दो कोई परमाणु है, ठीक है, उनके बीच में ये नाभिक है, तो इन नाभिकों के बीच की जो टोटल दूरी है उसका आधा, उसको बोलते हैं वंडरवाल त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ वंडरवाल, ठीक है। और सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? जैसे दो परमाणु हैं उनके बीच सहसंयोजक बंध है, अपने को पता है सहसंयोजक बंध में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है, ये इनके नाभिक हो गए, तो इनके बीच की दूरी का आधा करेंगे,
तो ये जो त्रिज्या है सहसंयोजक की, यानी जो रेडियस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, यानी जो सहसंयोजक बंध की त्रिज्या है ये वाली, ये हमेशा इससे क्या होगी, छोटी होगी वंडरवाल से। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो परमाणु है वो थोड़े दूर दूर हैं और इसमें अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि सहसंयोजक बंध बना रहे हैं ना, तो ये जो है नाभिक इनके बीच की दूरी कम हो गई, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी ज़्यादा है इसके बजाय, तो इसकी रेडियस, वंडरवाल त्रिज्या की रेडियस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वंडरवाल त्रिज्या की रेडियस क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, बड़ी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न संख्या, एक लघु आवर्त में, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8। ठीक है, कैसे होती है 8 अपने देखते हैं आवर्त सारणी में जाके। एक सेकंड, आवर्त सारणी में चलते हैं अपने, आवर्त सारणी। ये जो पहला आवर्त है, ये पहला आवर्त है। ठीक है, एक सेकंड, ये जो पहला आवर्त है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट हैं, इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु। ये अति लघु आवर्त है, अति लघु। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा आवर्त है इसमें लिथियम बेरिलियम 1 2 और 6, ये 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे आवर्त में, ये जो दूसरा आवर्त है इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। और ये जो तीसरा आवर्त है, तीसरा, ये जो तीसरा आवर्त है इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। इनको बोलते हैं लघु आवर्त। ठीक है, पहला आवर्त हो गया अति लघु आवर्त, और दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या बोलते हैं, लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, लघु आवर्त। और उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? अपने आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है। ऑप्शन ए बोरोन नहीं है, ऑप्शन बी कैल्शियम नहीं है, ऑप्शन सी जर्मेनियम नहीं है, या ऑप्शन डी आर्सेनिक नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो कैल्शियम है वो कोई उपधातु नहीं है। ठीक है, तो अपने उपधातुएं कितनी है, आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं हैं। ठीक है, कितनी उपधातुएं हैं, 7। तो उनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है बोस जी आई टाइम पे। क्या ट्रिक है, बोस जी आई टाइम पे। तो इनका क्या बन रहा है, बोस, इसका बन रहा है बोरोन, इसका बन रहा है बोरोन, क्या बन रहा है, बोरोन। से का बन रहा है सिलिकॉन, से का क्या बन रहा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या है, 14। बोस जी, जी का बन रहा है जर्मेनियम, जी का बन रहा है जर्मेनियम। आई, आ का बन रहा है आर्सेनिक, आ का क्या बन रहा है, आर्सेनिक। ए का क्या बन रहा है, एंटीमनी, एंटीमनी बोलते हैं एस एन को, ये नहीं सॉरी पीबी को, एंटीमनी, ये हो गया एंटीमनी। टाइम पे, टाइम क्या हो गया, टेलुरियम, टीई टेलुरियम। और पे का बन गया पोलोनियम, पी ओ पोलेनियम, पोलेनियम। तो ये 7, ये अपने साथ क्या हो गई, उपधातुएं हो गई। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये पीबी हो गया, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलेनियम। ठीक है, ट्रिक याद कर सकते हैं आप, बोस जी आई टाइम पे, बोस जी क्या आए, टाइम पे आए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। आरबीएससी की बुक में ये डायरेक्ट दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। अब आपको बताना है ऑप्शन ए, मतलब ये जो कथन है सही है या गलत है, या आंशिक सही है या फिर आंशिक गलत है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। ये प्रश्न आपके सीधा आ सकता है रीट मेन एग्जाम में, क्योंकि आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान
धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। अपने देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता क्या है। जैसे कोई एलिमेंट है, क्लोरीन है, ठीक है, ये कोई क्लोरीन एलिमेंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन ये जब ग्रहण करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या बना दिया, क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसमें से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, इसमें से क्या निकलेगी, ऊर्जा। तो इसमें से जितनी भी ऊर्जा निकलेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। एंथैल्पी नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऊर्जा आना चाहिए, एंथैल्पी ऊर्जा एक ही बात है। तो क्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्लोरीन ने क्या रिलीज करी, ऊर्जा। तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि। लब्धि होता है गेन करना, लब्धि को गेन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन यानी ग्रहण करना, ठीक है। तो ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, आपको सीधा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, आयनन एंथैल्पी का मान होता है। ऊपर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और अब ये 11वां प्रश्न है, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा होता है। तो आपको याद रखना, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है आयनन एंथैल्पी, जैसे कोई भी एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालने के लिए इसको जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, इस एलिमेंट को जो ऊर्जा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा बाहर से ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, हमेशा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा क्या हो गया, धनात्मक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया। तत्वों का अष्टक नियम आपने पढ़ रखा है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। तत्वों का अष्टक नियम है न्यूलैंड ने दिया। और आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये जो तत्वों का अष्टक नियम है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, एक सेकेंड, ये रहा NCERT से कटिंग, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, जैसे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उस हिसाब से न्यूलैंड ने कहा है कि ये बना रखा है उसने, ये आवर्त बना रखा है। ये बोल रहा है कि जो पहला और जो 8वें नंबर का जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन पहला हो गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 8 नंबर पे आ गया फ्लोरीन। वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो भौतिक और रासायनिक गुण है समान है। ऐसे ही लिथियम और सोडियम के समान है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के समान है, क्योंकि बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 8वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। बेरिलियम 1, 2, 3, 4, 5, फिर फ्लोरीन 6, सोडियम 7, मैग्नीशियम 8। यानी जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उनमें आपस में समानता है, यानी पहले और 8वें एलिमेंट के भौतिक और रासायनिक गुण लगभग समान मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो अष्टक नियम है ये ओनली कैल्शियम तक अप्लाई था, कैल्शियम के आगे इसने काम करना बंद कर दिया। मतलब ये जो थ्योरी है पहला और 8वें एलिमेंट का जो विशेषताएं समान होगी वो ओनली कैल्शियम तक अप्लाई था, इसलिए ये आगे तक नहीं चला, सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ, ये आगे नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया। तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया, तो हमको पता है तत्वों का त्रिक नियम दिया डोबर्नियर ने। किसने दिया, डोबर्नियर ने। अब पढ़ते हैं ना डोबर्नियर का त्रिक नियम। तो इन्होंने 3 सेट दिए, ये देखिए NCERT की बुक से लिए गए, ये है डोबर्नियर त्रिक। ये भी सिर्फ 3 ही इसके त्रिक दे पाए। नंबर 1 ये त्रिक हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, ठीक है। उसके बाद ये पहला त्रिक हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम का। ये दूसरा हो गया कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम वाला। और ये तीसरा ट्रिक हो गया, ये तीसरा त्रिक हो गया क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला। सिर्फ 3 ही त्रिक दिए थे उसने, ठीक है, 3 ही त्रिक है, ये वाले त्रिक हैं। और ये NCERT की बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसी के साथ आज अपने प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। ये प्रश्न RBSC और NCERT की बुक से डायरेक्ट लिए हुए हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। इसी तरह की सीरीज हम अब आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।